जय हिंद दोस्तों, मैं जाली राज आपके अपने YouTube चैनल जेनेक्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का और सीडीपीओ का अपकमिंग पीटी एग्जाम्स के डेट अप्रैल में टेंटेटिव है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल ने सोचा है कि जो हमारी टीम है उनका मानना है कि आपके समक्ष कुछ ऐसे टॉपिक्स को लाया जाए जिससे कि आपका पीटी के और कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग मेंस में भी होगा, बेसिक्स भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंफर्म आते ही आते हैं। तो इन्हीं ऐसे टॉपिक्स को लेकर हम आएंगे, जिसमें आज का जो हमारा पहले टॉपिक का सीरीज स्टार्ट हो रहा है विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपको 3 तरह के ऐसे टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, इनके वेज क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है और इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस किस पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है और उससे बेसिक कुछ केसेस हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो, प्रीएम्बल हो या फिर अदर कोई एक पार्ट हो, तो उसमें कैसे आपका अमेंडमेंट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। कुछ केसेस का स्टडी भी करेंगे। इसके बाद उसके अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका जो एक बेसिक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी जनरल कंपटीशन का हो, वहां से निकलता है और आप उसको ना छोड़े। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब हम बात करने आते हैं तो हमको सबसे पहले जानना क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या, इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वेदर रिटन और नॉन रिटन। अब बोलिएगा नॉन रिटन कैसे हो सकता है जब डॉक्यूमेंट है। तो अगर हम इंग्लैंड और ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो एक ट्रेडिशन बेस्ड है। ठीक है, वहां पे मेजोरिटी जिस तरीके से डिसीजन ले लिया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो वो एक रूल बन गया, उसी के अकॉर्डिंग आपका कंट्री को चलाया जाएगा। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेजिस्लेचर हो, सब पार्ट को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसको कि हम एक बुक के टाइप से लिख दिया जाता है और इसी के बेसिस पे आपके पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन हो, रेगुलेशन, रूल सारे कुछ बनते हैं और कंट्री को क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेक्स्ट वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमने क्यों की, क्योंकि बहुत सारी जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब हम यूएसए से अपने आप को कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, दोनों के दोनों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे बहुत कंट्री से लिए गए हैं, जिनमें से यूएसए से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स हमारा लिया गया है। तो इसलिए एक और चीज आपको बताना है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यूएसए एक फेडरल स्टेट है, जबकि इंडिया एक फेडरल स्टेट भी है और यूनियन स्टेट भी है। ठीक है, यानी यूनिटरी और फेडरल दोनों फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, इसलिए इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स क्वासी फेडरल कहने का मतलब है कि जो अमेंडमेंट किया जाता है, ये अमेंडमेंट का दोनों कंट्री में अमेंडमेंट के प्रोसीजर बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने भी सारे स्टेट्स उसके पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे कंपल्सरी हो जाता है कि हम हर एक स्टेट से जाके उसका कंसेंट ले, अगर कोई भी चेंज आपको करना है तो। बट क्योंकि इंडिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इनका मानना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का स्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक हर एक चीज काफी डिफरेंट है वहां से। तो उन्होंने ये भी समझा कि फेडरल में अगर कुछ चेंज करना रहा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोसीजर में कुछ ऐसे भी मेथड्स इंट्रोड्यूस किए जो कि इजी हो चेंज करना, और कुछ ऐसे भी मेथड्स इंट्रोड्यूस किए जो काफी टफ हो चेंज करना, जैसे यूएसए के टाइप से। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले आप जानिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बनाया गया है किसके द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी। ठीक है, जिसके मीटिंग्स 9 दिसंबर से स्टार्ट हुए। बाकी तो हमारा अलग सीरीज वीडियो चलेगा, वहां पे आपको सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया तो सबसे एक बेसिक चीजें ये रखी गई, वहां पर एक बेसिक कंसेप्ट ये डेवलप किया गया कि कभी भी कोई कंफ्लिक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स थे। अब ये सारे मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां का सिचुएशन और हमारे इंडिया का सिचुएशन काफी डिफरेंट था। हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल एक कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ, मैटर्स की तरफ राउंड ऑफ होता रहा जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स हो, जो आपका जुडिशियल राइट्स हो या फिर लेजिस्लेटिव पार्ट हो, ये सारे पार्ट को अलग अलग तरीके से रूल करने की जरूरत थी। तो इस वजह से हमने हर एक जगह से कुछ ना कुछ चीजों को लिया और पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया उस समय जब आजाद हुआ था तो वहां का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल इवेंट सिचुएशन, सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट थे। और जैसे जैसे आज हम 70 साल हमारी आजादी के हो चुके हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इतना दूर, इतनी लंबी अगर अपनी जर्नी को पूरा कर सका है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी उतना ही बड़ा रोल है, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक वेलफेयर स्टेट को अपने जो भी उनका रूल्स होता है या फिर जो भी उनके पॉलिसीज होते हैं, उनका वेलफेयर करने का जो तरीका होता है, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। इन्हीं चेंजेस के लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये 1949 26 नवंबर को तैयार हो गया। ठीक है, और कुछ पार्ट इसके लागू भी कर दिए गए थे, और इसी डेट को हम आप सब जानते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाते भी हैं। तो उसके बाद जब 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से आज तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है, इसमें समाज के हर एक तबके, चाहे वो उच्च स्तरीय हो, जैसे कि आपका मिडिल क्लास हो, कुछ वीक, इकोनॉमिकली वीक होते हैं, कुछ सोशली वीक होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं या रिच एक क्लास में आते हैं, तो इन सब को एक बैलेंस वे में ले करके इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था ये पार्ट। अब चलिए, यहीं से शुरू हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने की जरूरत है, धीरे धीरे चेंजेस लाने की जरूरत है, और इसी से शुरू होता है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1951 में किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यही कारण था क्योंकि उस समय का सिचुएशन आजादी के बाद और आजादी के जस्ट बाद जो पहला हमारे जो भी लीडर्स थे, उन्होंने जो कदम उठाया कि अब हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में के साथ साथ इंडिया में एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम सिचुएशन जो सोशल प्रॉब्लम में कंसिडर किया जाता था कि लैंड रिफॉर्म यानी जमींदारी सिस्टम का प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। इसी के रिगार्डिंग पहला अमेंडमेंट आया, जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में सारे अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अब हम अपने टॉपिक पर बैक आते हैं। तो आपने देखा कि अमेंडमेंट क्या है, कैसे चेंज करना है, यानी कि यही जो हम चेंजेस करते हैं, जो हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उसमें टाइम के साथ साथ जो चेंज लाना है, उस चेंज को लाने के लिए कुछ वेज, कुछ तरीके जो दिए गए हैं, वो इस अमेंडमेंट प्रोसीजर के द्वारा होते हैं। चलिए, अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वेज है। ठीक है, कितने वेज है? 3 वेज है, 3 कैटेगरीज, 3 वेज है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का। पहला
सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ मिनिमम ऑफ हाफ ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा है और 3 कैटेगरी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आइए, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, 3 वेज का जिक्र किया गया है जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं। ठीक है, इन वेज को मैंने 2 कैटेगरीज में ऐसे डिवाइड करके लिखा है। आप देख सकते हैं कि पहला बाय सिंपल मेजॉरिटी, उसके बाद फिर मैंने सीधे आर्टिकल 368 की बात की है। आर्टिकल 368 में हमारा जो पार्ट 20 में आता है, इस आर्टिकल 368 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 2 वेज बताए गए हैं। ठीक है, मेक श्योर 2 वेज बताए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर, बट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को में अगर हम देखें तो देयर आर 3 वेज, सिंपल, स्पेशल एंड स्पेशल प्लस हाफ कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखिए ये 2 वेज सिर्फ आर्टिकल 368 के अंदर आएगा। अब तीनों में से एक एक करके हम देखते हैं कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वेज क्या है। देखिए, सबसे पहले कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो क्या किया जाता है, एक बिल लाई जाती है। ठीक है, ये आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ये पावर किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। अब पार्लियामेंट कहने का मतलब है सिर्फ पार्लियामेंट, यानी कि इसमें आप कभी भी इस चीज को स्टेट लेजिस्लेचर से कंफ्यूज मत करिएगा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। कैसे होता है ये अमेंडमेंट, देखिए, सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी कहने का मतलब है कि जो भी आपके हाउस में लोग या मेंबर प्रेजेंट हैं, इनका मोर देन 50% ऑफ द वोट। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ द वोट अगर इनको मिल गया इस बिल के अकॉर्डिंग, इस बिल के ऊपर, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का फर्स्ट स्टेज पार कर जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए। अब देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं यानी सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो मेक श्योर कि सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट किया जाता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं कहलाता है, बट स्टिल ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में प्रोविजंस में चेंज ला सकता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्टिकल 2, यानी कि किसी भी स्टेट को अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस करना, इमर्ज करना या फिर वहां से हटाना हो, तो ये आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 अगर स्टेट का नेम है, एरिया है, इसमें चेंजेस लाना है तो हम इसको अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। फिर आर्टिकल 105 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि मेंबर्स के जो स्पेशल राइट्स होते हैं, इनको अमेंड किया जा सकता है। फिर आपका आर्टिकल 169, यानी कि अगर हमको विधान परिषद का गठन करना है किसी भी राज्य में, तो वो भी हमारा सिंपल मेजॉरिटी से होगा। फिर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है, कोई बिल आती है, कोई लॉ आती है, तो ये भी आपका आर्टिकल सिटीजनशिप के जितने भी आर्टिकल होंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से होंगे। फिर आपके कुछ शेड्यूल्स हैं, जैसे सेकेंड शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये सारे के सारे आपके सिंपल मेजॉरिटी से ही अमेंड किए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। तो स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये 2 प्रोसीजर हमारे आर्टिकल 368(2) में दिया गया है। इसमें से जो पहला प्रोसीजर है ये क्या कहता है, स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होगा तो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, और इसमें मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है कि अगर राज्यसभा की बात की जा रही है तो राज्यसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा वोट होना चाहिए, प्लस ये दोनों ही कंडीशंस नेसेसरी है। ठीक है,
दूसरा कि 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए जो ऐसे मेंबर जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट मेंबर का 2/3 मेजोरिटी चाहिए और टोटल मेंबर्स का 50% से ज्यादा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लेते हैं लोकसभा में एक, जस्ट मान लेते हैं कि 550 मेंबर्स है, अभी मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। 550 मेंबर्स में आपका अगर हम 50% की बात करें तो कितना होगा, आप इसको बाय 2 कर दीजिए। यानी कि अगर हम इसका 50% टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, जस्ट पॉज करो। देखिए जब हम इस बाय स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी में हमने 2 केसेस देखे। क्या देखा कि मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ का होना चाहिए, कि जैसे कि अगर 550 है तो इसका 50% यानी 275 मिनिमम वोट्स होने चाहिए फेवर में। और 2/3 ऑफ द मेजोरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर 400, मान लीजिए कि 300 लोग आए, ठीक है, 300 लोग अगर आए हैं तो इनका 2/3 क्या होगा, 200। तो इनका तो 2/3 मेजोरिटी मिल गया, लेकिन क्या ये इसको क्रॉस किया, नहीं। दैट मीन्स कि ये जो नंबर्स है, वोटिंग नंबर्स है 200, ये क्रॉस करना चाहिए इतना। दैट मीन्स कि आपका मिनिमम मान लीजिए कि 450 लोग अगर प्रेजेंट होते हैं तो इनका 2/3 क्या होगा, 300, ठीक है। इस 300 अब ये पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 270 से ज्यादा है। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, यानी मोर देन 50% से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ का और 2/3 प्रेजेंट स्ट्रेंथ का, ठीक है। चलिए इस प्रोसेस के थ्रू मैक्सिमम अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम अमेंडमेंट्स इसी प्रोसेस से किए जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस उस आर्टिकल में डिफाइन न किया गया हो कि उसको किस प्रोसेस से करना है। जैसे कि आपका मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स है उसमें डिफाइन, उसमें ही लिखा रहता है कि आपका किस प्रोसेस से इसका अमेंडमेंट किया जाएगा, अगर ये इन दोनों में नहीं है तो, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, या फिर ऐसे सारे अमेंडमेंट्स जो कि पार्ट 1 और पार्ट 3 में नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रोसेस, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट। इसमें भी आपका 2 कंडीशंस है, ठीक है। ये दोनों के दोनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगा आपका अमेंडमेंट नहीं हो सकता। देखिए पहला कंडीशन कि इसमें दोनों ही हाउस के अलग अलग, दोनों ही हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पहले बिल को पास कराना है। उसके बाद इस बिल को भेजा जाता है उन स्टेट्स के पास, यानी जो स्टेट्स हमारे यहाँ टोटल जो स्टेट्स है उनमें भेजा जाएगा। और अगर ये इनमें से 50% ऑफ द स्टेट मान लेते हैं, जस्ट से एज फॉर एग्जांपल अभी 28 स्टेट है, तो कम से कम 14 स्टेट्स इसको ओके करेंगे, रेटिफाई करेंगे, तभी ये बिल यहाँ से आगे प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल, इसमें कुछ ऐसे प्रोसेस, ऐसे ही प्रोविजंस को रखे गए हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। एज फॉर एग्जांपल आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट का के इलेक्शन से रिलेटेड है, 55 भी इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर कार्यकारी जो भी आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सटेंशन करना है तो आर्टिकल 73। फिर आपका यूनियन और स्टेट में जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंजेस लाने हैं तो ये भी आपका इसी प्रोसेस से पास होगा। इसके बाद शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 7 जिसमें तीनों लिस्ट दिए गए हैं, ये भी आपका थर्ड मेथड से ही पास किया जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी कि अमेंडमेंट करने का ही जो आर्टिकल है उसी में अगर हमको चेंज लाना है तो भी आपका वो इसी प्रोसेस से किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिया कि ये 3 वेज होते हैं। अब हम आते हैं प्रोसीजर पे। तो ये आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार और से फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि देखिए प्रोसीजर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है आपको समझने के लिए। किसी भी हाउस में बिल को इनिशिएट किया जाता है, कोई भी मिनिस्टर इनिशिएट करे या फिर कोई
प्राइवेट मेंबर इनिशिएट करे। जैसे ही ये बिल हाउस में पास हो जाती है, चाहे वो इस केस का हो, इस केस का हो या इस केस का, एज पर रिक्वायरमेंट, इससे पास हो जाने के बाद अगर इस केस का बिल है तो कंसेंट के लिए स्टेट्स के पास भेज दिया जाएगा, तब स्टेट्स कंसेंट दे देंगे, तब ये प्रेसिडेंट के पास आएगा अप्रूवल के लिए, और अगर प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं तो ये बिल पास होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। मैंने इंटेंशनली ये लाइन आपको यहाँ पे बोला क्योंकि आप इस पे ध्यान दें कि अगर वाला केस यहाँ नहीं आ सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर साइन करने से मना नहीं कर सकते हैं, उनको कंपलसरी है कि वो साइन करेंगे ही, और ये किया गया था खुद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1971 में किया गया, इसके थ्रू। डन। अब देखिए इसके बाद कुछ बेसिक्स है, ये सारे प्रोसीजर हो गए, कुछ बेसिक्स है, ये आपको पता है साउथ अफ्रीका से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लिया गया है, इसमें कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। इसके बाद आपका कोई भी पार्ट अगर अमेंड करना है तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो 1973 केशवानंद भारती केस में आया था बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं बिना किए ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। इसके बाद आप पूछिएगा, एक क्वेश्चन रह गया है, ये क्वेश्चन है कि ये जो कंसेंट ऑफ स्टेट है ये किससे होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी। तो मेक श्योर कि जो स्टेट्स कंसेंट देंगे अपने लेजिस्लेचर में ये हमेशा सिंपल मेजॉरिटी से होगा। ओके, चलिए अब मुझे लगता है कि मैंने मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके पास और भी कोई डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में इनको छोड़ दें, मैं जरूर कोशिश करूंगी उसका सभी का रिप्लाई करने का। तो इसके बाद हम अब अपने अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कुछ स्पेशल केसेस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट और प्रीएम्बल के अमेंडमेंट से रिलेटेड हो। ओके, तो फॉर टिल नाउ थैंक यू।